नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध का जनपद है हरदोई, थाना है शहर कोतवाली। तारीख है 3 जुलाई 2003। जिस जगह का यह वाकया है वो पिहानी से शाहाबाद जाने वाले रास्ते पर एक फार्म हाउस है जिसका नाम है शांति कुंज। और वो उस समय के सबसे ताकतवर राजनीतिक व्यक्ति, रसूख वाले व्यक्ति, जिनका जलवा था उस समय हरदोई में। पूर्व में वो विद्युत विभाग के सरकार के कैबिनेट मंत्री, कई बार के विधायक, कई बार के सांसद और राज्यसभा सदस्य रह चुके थे। उनकी तूती बोलती थी उस समय और ये कहा जाता था कि बिना इनके हरदोई में पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये उन्हीं का फार्म हाउस था शांति कुंज। 3 जुलाई को सुबह करीब 9 बजे शांति कुंज यानी उस फार्म हाउस में दूध वाला दूध देने के लिए गया। जो दूध वाला हमेशा दूध देता है वो उस दिन भी वहां गया। बाहर गेट पर आकर उसने आवाज लगाई। जिसको भी वो रोज आवाज लगाता था उसी को आवाज लगाई। उसके आवाज लगाते ही भीतर से एक लड़की की चीखने की आवाज आई। अंकल अंकल बचाओ बचाओ, वो भीतर से कह रही थी। ये सुन के वो दूध वाला तेजी से भीतर भागा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था आवाज कहां से आई है। उसने आवाज लगाई, कौन है, कहां है? लड़की ने कहा, किचन में हूं, बाहर से सिटकिनी बंद है। दूध वाले ने सिटकिनी को खोला, भीतर देखा बिना कपड़ों में एक लड़की अपने आप को जो दरवाजे का पल्ला है उसके ओट में रखते हुए उसने ये कहा कि अंकल, ऊपर मेरे सारे कपड़े छत पर तख्त पर पड़े हुए हैं। बदमाशों ने मेरे मां बाप की वहीं हत्या कर दी है। ये सुनते ही दूध वाले के होश उड़ गए, लेकिन फिर भी वो छत की तरफ भागा। उसने देखा कि जो फार्म हाउस के माली हैं जगदीश और उनकी पत्नी पद्मावती, इन दोनों की छत विछत लाश वहीं पड़ी हुई है और तख्त पर उस लड़की के सारे कपड़े उतरे हुए पड़े हुए हैं। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वो कपड़ा लेकर चिल्लाते हुए नीचे की तरफ भागा। किचन के सामने पहुंचकर उसने वो कपड़े किचन में फेंक दिए। फेंक के सीधे बाहर आया, शोर मचाना शुरू हुआ। गजब हो गया। मंत्री जी के फार्म हाउस में मंत्री जी के दोनों नौकर मार दिए किसी ने। अब आप समझ सकते हैं कि सबसे रसूखदार आदमी, सबसे प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति नरेश अग्रवाल के फार्म हाउस के बाहर अगर कोई ये चिल्लाएगा तो भीड़ तुरंत इकट्ठा हो जाएगी। कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा कि उनके घर में किसी के या उनके फार्म हाउस में किसी की हत्या हो जाए। सारे लोग जब वहां आए तो सूचना फौरन लखनऊ भी गई। पत्रकार इकट्ठा होने लगे। लखनऊ से डीआईजी रेंज लखनऊ श्री AKD द्विवेदी मौके के लिए रवाना हो गए। उस समय के SP हरदोई श्री अभिमन्यु त्रिपाठी भी पहुंच गए। उस समय के DM श्री भुवनेश कुमार साहब भी वहां पहुंच गए। सूचना मिलते ही स्वयं नरेश अग्रवाल और उनके छोटे भाई जो उस समय जिला पंचायत अध्यक्ष थे श्री मुकेश अग्रवाल, ये भी पहुंच गए। सबने देखा कि मौके पर दंपति के चेहरे को कई बार काटा गया, कुल्हाड़ी से काटा गया। ऐसा काटा गया चेहरों को कि उन्हें पहचानना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। छिन्न भिन्न कर दिया था, विकृत कर दिया था। शरीर पर भी कुल्हाड़ी के कटे हुए या शार्प एज्ड वेपन के कटे हुए ढेर सारे निशान थे। आसपास वहां पर
बहुत ढेर सारा खून छत पर बिखरा पड़ा हुआ था। सीढ़ियों के नीचे वो कुल्हाड़ी भी पुलिस ने बरामद कर ली, जो आला कत्ल जिसे कहते हैं, जिससे कत्ल किया गया था। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नरेश अग्रवाल, उनके भाई, डीआईजी साहब, एसपी साहब, थानाध्यक्ष, किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ, इनके घर में किसने ऐसा अपराध कर दिया। जगदीश और पद्मावती की लड़की नंदिता उर्फ नीलू, मैंने थोड़ा सा नाम चेंज किया है, हालांकि उस अखबार की कटिंग है जिसमें उसका पूरा पूरा सही सही नाम दिया हुआ है। शायद उस समय ये रिस्ट्रिक्शन नहीं था। ये रिस्ट्रिक्शन तो बाद में दिल्ली की घटना के बाद हुआ है कि किसी भी कीमत पर लड़की की पहचान कोई उजागर नहीं करेगा। बहरहाल 18 वर्ष की उस लड़की से पूछा गया कि ये कैसे हुआ। उसने कहा कि मेरे माता पिता छत पर सो रहे थे। छत से सीढ़ी को, छत वाली जो सीढ़ी है उसको जाने वाले रास्ते पर जो दरवाजा लगा हुआ है उसकी कुंडी टूटी हुई है। वैसे भी वो कभी बंद नहीं किया जाता, वो खुला हुआ था। रात करीब 1:30 बजे बदमाश आ गए। उन्होंने सबसे पहले मेरी माताजी पर कुल्हाड़ी से वार किया। इसका मुझे कुछ पता नहीं, मुझे पता ही नहीं लगा। लेकिन माताजी के कुल्हाड़ी से वार करते ही मेरे पिताजी यानी जगदीश अपनी खाट पर उठकर बैठ गए। उनके बैठते ही उनके सिर पर भी कुल्हाड़ी का जोरदार वार पड़ा। उनके मुंह से चीख भी निकली। उनकी चीख सुनते ही मैं भी उठकर बैठ गई। मैंने देख लिया कि मेरे माँ बाप दोनों को लगभग मार दिया गया है, बहुत खून बह रहा है। मैंने अपनी तखत से कूद कर भागने की कोशिश की। बदमाशों ने मुझे पकड़ लिया, मेरे कपड़े उतार दिए, मेरी जीन्स और शर्ट, इससे उन्होंने मेरे हाथ पैर बांध दिए। हाथ जिस शर्ट से बांधा था उसकी 2 बाहों से मिलाकर तखत के पाए में मुझे बांध दिया और फिर मेरी मां और बाप पर लगातार कुल्हाड़ी से वार करते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे खोला। बिना कपड़ों के ही मुझे वो नीचे ले गए और मुझे किचन में बंद कर दिया। उसके बाद वो चले गए। सिर्फ इतनी बात उस बेटी ने बताई। दोनों लाशों का पंचनामा कराया गया और बॉडी को सील बंद करके जिला मुख्यालय हरदोई पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस भरी पड़ी थी। आसपास के थानों की पुलिस भी आ गई। बड़े राजनीतिज्ञ लोग, जो बड़े राजनेता थे उस जमाने के हरदोई के, वो भी आ गए। पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की। पुलिस ने यह पाया कि नीचे वाले कमरे में, जिसे आप ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं, बैठक टाइप का छोटे कमरे में, वहां पर खाना खाया गया था। शराब की 2 बोतलें, 3 गिलासें, 4 थालियां। थालियों में ताजा खाना, यानी 4-6-10 घंटे पहले का खाया हुआ खाना, और उसको देखकर ही पता लग गया कि इसमें मांसाहारी भोजन बनाया गया था। 3 गिलासें देखकर पुलिस ने अनुमान लगाना शुरू किया कि एक तो हो सकता है जगदीश हो, लेकिन 2 और लोग थे, जरूर वो जानने वाले होंगे। नीलू अगर मदद कर दे तो अभी यह घटना खुल जाएगी। नीलू से पूछा गया कि आखिर यहां शाम को शराब किसने किसने पी। 3 गिलास रखी हुई है जिसमें शराब इस्तेमाल हुई, ये कौन कौन लोग थे। तो उसने बताया कि देखिए, जब खाना बन गया तो मैं खाना खा के अपने छत पर सोने के लिए चली गई। मेरी मां भी शराब पीती थी। जब मैं ऊपर सोने के लिए जा रही थी तो मेरे मां और पिता हमारे दोनों शराब पीने बैठ गए थे।
लेकिन तीसरा कौन आदमी था उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा मुझे पता नहीं, मैं ऊपर चली गई थी, उसके बाद कोई आया होगा। मेरे सामने कोई भी तीसरा व्यक्ति नहीं आया था। ये बात जानकर जगदीश माली, वो माली का काम करता था उस फार्म हाउस में, जगदीश माली के बेटे नितिन उर्फ बंटी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की एफआईआर लिखवा दी। दोनों शव पोस्टमार्टम के बाद जगदीश के पैतृक घर चीलपुरवा, जो हरदोई का ही है, पास का गांव है, वहां ले जाया गया। सुबह 9:30 बजे ये पता लगा कि हत्या हुई है। 10-11 बजे पुलिस ने सील बंद करके भेज दिया। शाम को पोस्टमार्टम हुआ, लाश उनके यहाँ पहुंच गई और अंतिम संस्कार कर दिया गया। साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरीज कॉज्ड बाय शार्प एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट। अंतिम संस्कार के बाद नीलू से फिर पूछताछ शुरू हुई कि आखिर ये तीसरा आदमी कौन था। उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं जानती, मैं बता चुकी हूं कि खाना बनने के बाद माँ ने मुझे बुलाया, मैंने खाना खाया, उसके बाद मेरे माता पिता ने शराब पीनी शुरू कर दी, मैं ऊपर छत पर सोने के लिए चली गई। फिर उसने बताया कि देखिए मेरी माँ की जो शराब पीने की आदत थी, इससे हम लोग बहुत परेशान थे और इसी वजह से हमारी मौसी मुझको, मेरी एक छोटी बहन और 2 भाइयों को लेकर अपने घर रहती थी। हम लोग यहाँ नहीं रहते थे, हम मौसी के यहाँ रहते थे, वहीं अपनी पढ़ाई करते थे। नीलू ने यह भी बताया कि वो आर्य कन्या इंटर कॉलेज में 12वीं की छात्रा है। कल मेरे पिताजी मेरे स्कूल कॉलेज छूटने के टाइम पर आ गए और उन्होंने ये बताया कि माँ तुम्हें कई दिन से बहुत याद कर रही है, मेरे साथ चलो, 2-1 दिन माँ के पास रह लेना, उसके बाद तुम्हें मैं वापस मौसी के यहाँ छोड़ दूंगा। बहुत पूछने पर भी वो ये नहीं बता पाई कि माँ बाप के अलावा तीसरा कौन शराब पीने वाला था। घटना मैंने आपको बताया 3 जुलाई की थी। धीरे धीरे 10 दिन हो गए। अखबार थे कि मान नहीं रहे थे कि साहब इतनी वीआईपी जगह पर हुई हत्या, डबल मर्डर, दोहरे हत्याकांड में पुलिस अभी शून्य पर है। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है, जैसे अखबारों की हेडिंग्स हुआ करती हैं। पुलिस ने सबसे पहले जो आसपास के अपराधी हैं उनके रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया कि हो सकता है रात में इन लोगों ने लूट की नीयत से, पैसे की कोई सूचना हो उस नीयत से आए हों और इन दोनों की हत्या कर दी हो। फिर बात करते करते फार्म हाउस वालों से यह बताया गया कि 4 महीने पहले एक यहाँ का कर्मचारी था, वो भी ज्यादातर माली का काम करता था, उसका नाम था जयराम। उसको 4 महीने पहले मालिक ने यानी नरेश अग्रवाल ने हटा दिया था। पुलिस ने सोचा इसको बुलाया जाए, इससे पूछा जाए कि यहाँ की फार्म हाउस की क्या केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का मतलब जुताई बुआई कौन करता है, कटिंग कौन करता है, सामान बाजार से कौन लाता है, खाद कौन लाता है, बीज कौन लाता है, कटाई कौन करता है, सामान अगर कोई यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकलता है कौन बेचने जाता है। पुलिस उसी में से ये जानना चाहती थी कि ऐसा तो नहीं है कि पैसे के किसी लेन देन या फार्म हाउस की किसी चोरी के सिलसिले में इस व्यक्ति की किसी से रंजिश रही हो। पुलिस जयराम को ले आई और जयराम को यह लगा कि लगता है सही बात पता लग गई, नीलू ने लगता है कुछ बता दिया, तभी पुलिस हमको ले जा रही है, वरना नरेश अग्रवाल के किसी नौकर को पुलिस कैसे छू पाएगी। पुलिस ने पहले उससे वही सामान्य सवाल पूछे, कितने दिन काम किया, तनख्वाह कौन देता था, सुपरवाइजर कौन था, किसको किसको जानते हो, जो सामान्य सवाल होते हैं।
शादीशुदा हो तो तुम्हारी ससुराल कहाँ है, ननिहाल कहाँ है, भाई कितने हैं, तमाम चीज़ें। कभी कभी इन्हीं चीज़ों से सही बात तक पुलिस पहुंच जाया करती है। तो ये एक सेट ट्रेडिशन है कि इंट्रोगेशन की शुरुआत उसके नाम से होती है। नाम, पिता का नाम, बाप कितने भाई थे, तुम कितने भाई हो, ससुराल कहाँ है, कितने भाइयों की शादी हो गई, बहनें कहाँ कहाँ ब्याही हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, इनमें से कोई अपराधी तो नहीं है। इस तरह की बातों से पुलिस शुरू करती है। बहुत देर के बाद सामान्य बातें जब खत्म हुई तो पुलिस ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम 3 जुलाई की अपनी पूरी दिनचर्या बताओ कि सवेरे जब तुम उठे तो कितने बजे उठे और दिन में क्या क्या किया है, क्या क्या किया, और फिर सोने तुम कितने बजे गए। इस सवाल को पूछते समय बीच में टोका टाकी नहीं की जाती और बहुत बार मैंने आपको बताया भी है कि इसी में कंट्राडिक्शन निकलते हैं और केस खुलता है। खैर, उसने अपनी बातें शुरू की और बात बताते बताते उसने बताया कि साहब, उस दिन शाम को हमारी फलां रिश्तेदारी में फलां फंक्शन था, मैं उसमें गया था और फिर मैं रुक गया, सवेरे लौट कर आया। उसकी दिनचर्या में दिन भर में किससे मिलना, किससे जुलना, कहाँ जाना, कहाँ रुकना, कहाँ खाना, कहाँ पीना, ये सब चीज़ें पुलिस ने नोट कर ली और उसको वेरीफाई करने के लिए 3 पुलिस टीमें क्या, एक सब इंस्पेक्टर, एक सिपाही साथ में भेजा गया। मोटरसाइकिल से जाके जो ये बात बता रहा है वो पता करके आइए। उसने जहाँ एक फंक्शन में शामिल होना बताया था और ये कहा था, खाना खा के हम वहीं सो गए, वहाँ पहुँचने पर सब इंस्पेक्टर के उन लोगों ने बताया कि साहब, हमारे यहाँ कोई फंक्शन था ही नहीं, और दूसरा 3 महीने पहले वो यहाँ आया था, इस बीच में वो कभी आया भी नहीं। रिश्ते में मामा वो लोग लगते थे जिनके यहाँ इसने अपने आप को जाना बताया था। फौरन वहां से भाग के वेरीफाई करने वाली टीम थाने पर आ गई और बताया कि साहब, ये झूठ बोल रहा है, ये वहां गया ही नहीं था, न कोई वहां फंक्शन था। जैसे ही पता लगा पुलिस को कि ये झूठ बोल रहा है, पुलिस ने अपनी श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू कर दी। उसको शक पहले से ही था कि पुलिस को पता है, इसीलिए पुलिस इस तरह के सवाल कर रही है। इसलिए बहुत देर तक वो टिक नहीं पाया और उसने फिर पूरी बात बता दी। उसने बताया कि मैं और जगदीश एक साथ इसी फार्म हाउस पे काम करता था। जगदीश अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहता था, बच्चे उसकी मौसी के यहाँ रहते थे और हम लोग, बच्चे उसकी मौसी के यहाँ रहते थे। हम, पास में मेरा गांव था, मैं वहां चला जाता था। लेकिन जगदीश की पत्नी कभी कभी शराब पीती थी, मैं भी शराब पीता था। धीरे धीरे तीनों लोग, मैं, जगदीश और उसकी पत्नी, एक साथ बैठ के शराब पीने लगे। शराब पी के जब वो नशे में होती थी तो वो कहती थी कि अंग्रेजी ले आओ। मुझे अंदाज लग गया इसे अंग्रेजी बहुत पसंद है, तो जब भी किसी दिन जगदीश बाहर किसी काम से जाता था तो मैं अंग्रेजी शराब लाता था और हम दोनों बैठकर शराब पीते थे। धीरे धीरे मेरे पद्मावती से, यानी जगदीश की पत्नी से, संबंध हो गए। उसकी इसी हरकत की वजह से उसकी मौसी सारे बच्चों को अपने यहाँ ले गई। इसके 2 लड़कियां और 2 लड़के थे, लेकिन ये नीलू को बहुत चाहती थी, बड़ी वाली लड़की को बहुत प्यार करती थी और उसको अक्सर या तो अपनी बहन से कह के या जगदीश से कह के बुलवा लेती थी। और जिस दिन नीलू आती थी उस दिन वो शराब नहीं पीती थी, क्योंकि जैसे ही वो शराब पीना शुरू करती थी नीलू कहती थी कि मुझे भिजवा दो। इसलिए वो शराब जिस दिन नीलू आती थी नहीं पीती थी। मैंने बताया पहले, जैसा जगदीश ने बताया कि मेरे पद्मावती से संबंध हो गया। एक दिन
वहाँ कोई फंक्शन था, ढेर सारे लेबर आए हुए थे फार्म हाउस पे। रात में हमने और पद्मावती ने शराब पी, और जब हम दोनों ने संबंध बनाए तो उनमें से किसी नौकर ने देख लिया। उस समय उसने कुछ नहीं कहा। सवेरे उठते ही वो मुझसे मजाक करने लगा, छेड़खानी करने लगा। मैंने उसको अच्छी तरह पीट दिया, काफी मारा। वो भाग के नरेश अग्रवाल जी के छोटे भाई मुकेश अग्रवाल के पास गया और उसने बताया कि मेरे साथ ये हरकत हुई है, और ये इसलिए हुई है कि वो वहाँ मैंने उसको अपनी आंखों से देखा, जगदीश की पत्नी के साथ उसके संबंध हैं। उसी दिन नरेश अग्रवाल के भाई ने उसे काम से निकाल दिया। उसने कहा, खबरदार दोबारा कभी फार्म हाउस में दिखाई पड़े तो। लेकिन पद्मावती के चक्कर में मैं वहां बराबर आता जाता रहा। इस बीच में जब भी नीलू एक दो बार आई, मेरी नीयत नीलू पर खराब हो गई। और एक दिन जब हमने और पद्मावती ने शराब पी ली तो मैंने पद्मावती से कहा कि एक बार मुझे नीलू से मिलवा दो। वो बहुत नाराज हुई, बल्कि उसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया कि खबरदार अपनी जुबान से कभी नीलू का दोबारा नाम लिया तो। मैं चुप हो गया। मैं समझ गया कि इससे ये बात करनी ठीक नहीं थी। जिस दिन की घटना है उस दिन शाम को जब मैं आया, मैंने पद्मावती से पूछा, कहाँ है जगदीश? तो उसने कहा कि जगदीश आज बच्चों की मौसी के यहां गया हुआ है, सुबह नीलू को लेकर आएगा। मैंने बुलवाया है, मुझे बहुत उसकी याद आ रही है। जयराम समझ गया कि आज रात जगदीश नहीं आएगा। फिर वो अंग्रेजी शराब लेकर आ गया। किचन में पद्मावती खाना बना रही थी। इसी बीच में जगदीश और नीलू आ गए। बात को उसने इधर उधर टाल के ये बताया कि आज अच्छा खाना बनाया जाए, आज मैं अंग्रेजी लाया हूं, हम सब लोग बैठ के पिएंगे। जगदीश को उसमें कोई नई बात नहीं लगी कि पीते ही हैं, आज भी पी लेंगे। और हम तीनों ने छक के शराब पी। इसी बीच में पद्मावती को लेकर हम दोनों में गाली गलौज हो गई। मैं गुस्से में वहां से उठकर चला आया। थोड़ी देर बाद मैं अंडरवेयर बनियाइन में वापस लौटा। मुझसे रहा नहीं जा रहा था, मुझे बेइज्जती लग रही थी कि मेरी बेइज्जती की है जगदीश ने। मैंने देखा कि जगदीश और पद्मावती अपनी अपनी खाट पर सो रहे हैं। कुल्हाड़ी में अपने साथ लाया था। मैंने सिर पर ताबड़तोड़ वार करके दोनों की हत्या कर दी। जब इसने ये स्वीकार कर लिया तो जैसे पुलिस को कामयाबी मिल गई। पुलिस ने केस का अनावरण कर दिया। चारों तरफ वाह वाह हुई। शाम को प्रेस बुलाई गई। एसएसपी के कार्यालय में खचाखच भरी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी श्री अभिमन्यु त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी सदर विसर्जन सिंह और डीआईजी रेंज के प्रतिनिधि के रूप में आए उनके पीआरओ जगन्नाथ, ये सब लोग मौजूद थे। पीसी में जयराम को प्रेस वालों के सामने उपस्थित कराया गया। जयराम ने पूरी बात जो उसने पुलिस को बताई थी वो बता दी। नीलू भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस उनको ले गई थी ताकि इससे तस्दीक करा दी जाए कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। नीलू ने भी यही बात बताई थी, लिहाजा नीलू को सामने लाया गया। नीलू से पूछा गया कि इसी आदमी ने तुम्हारे माँ बाप को मारा है? उसने कहा, हाँ बिल्कुल मारा है। ये अंडरवेयर बनियाइन पहन कर आया था और ऐसे ऐसे उसने पहले माँ को मारा, मैं नहीं जान पाई। बाप को मारते समय मैं उठ के खड़ी हो गई थी और फिर ये भाग गया।
सिर्फ इतनी सी बात उसने बताई। प्रेस वालों में से किसी ने कहा कि ये बताओ, तुम इसको अच्छी तरह पहचानती हो, ये इसी फार्म हाउस में काम करता था, तुम्हारे पिता के साथ काम करता था, इसका तुम्हारे यहां आना जाना था। 10 दिन से पुलिस तुमसे पूछ रही है, तुमने क्यों नहीं बताया कि यह हत्या जयराम ने की है? क्या वजह थी? तुमसे नरेश अग्रवाल जी की फैमिली में भी सबने पूछा बुला के कि किसने मारा। तुमने यही कहा, मुझे पता नहीं, बदमाश लोग थे। ऐसा तुमने क्यों किया? सवाल गंभीर था। वो कुछ नहीं बोली और फूट फूट कर रोने लगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे सारे लोग दम साध के बैठ गए। सन्नाटा छा गया, चुप नहीं हो रही थी। महिला कांस्टेबल्स और महिला सब इंस्पेक्टर ने उसे ढाढ़स बनाया, पानी पिलाया। प्रेस जानना चाहती थी कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब उसने बताया। उसने कहा कि अगर मैं ये बात बता देती तो जयराम मुझको भी उसी तरह मार देता जैसे मेरी आंखों के सामने मेरे मां बाप को मारा है। फिर उसने बताया कि जयराम ही था जिसने मां बाप को मारने के बाद मेरे कपड़े उतार दिए, कपड़े वहीं तख्त पर फेंक दिए, बिना कपड़ों के मुझे सीढ़ियों से घसीटता हुआ नीचे कमरे में ले गया और 1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक मेरे साथ दुष्कर्म किया। जब मैं बेहोश हो गई तो मुझे उस कमरे से घसीटता हुआ किचन में ले आया। किचन में जो पानी खाना बनाने के लिए रखा जाता है, उस पानी से 2-3 गिलास पानी मेरे मुंह पर डाला। मैं उठकर बैठ गई। मैंने इसके पैर पकड़ लिए कि मुझे छोड़ दो। तब इसने कहा, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो जैसे तुम्हारे माँ बाप जगदीश और पद्मावती को मैंने काटा है, मैं तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। न पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी, न नरेश अग्रवाल कुछ बिगाड़ पाएंगे। तो मुझे यही लगा कि जब उन्हीं के घर में इसने मेरे माँ बाप को मार दिया और पुलिस आज तक इसके बारे में जान नहीं पाई, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं बता दूंगी, इसका कुछ नहीं होगा, ये मुझे मार देगा। पूरा प्रेस सन्न रह गया उसकी इस बात से। बल्कि प्रेस के सामने ही जो महिला कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर आई थी, जिसके सामने नीलू ने ये बात बताई, उन लोगों ने उसे 4-6 थप्पड़ भी मारे। लेकिन चूंकि प्रेस के कैमरे वहां पे थे, इसलिए लोगों ने इसके आगे हिम्मत नहीं दिखाई। पुलिसकर्मियों ने वहीं से नीलू को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया। उस दिन पहने हुए सारे कपड़े नीलू के भी और जयराम के भी कब्जे में लिए गए और उन दोनों को एनालिसिस के लिए सीमेन के पाए जाने या ना पाए जाने के का कारण जानने के लिए उनके कपड़े सील करके फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी महानगर लखनऊ भेज दिए गए। बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद बलात्कार की पुष्टि हुई, ब्रूटल रेप की पुष्टि हुई और दोनों के कपड़ों में ह्यूमन सीमेन पाया गया। एफआईआर में बलात्कार की धाराएं बढ़ाई गई और हत्या और बलात्कार के जुर्म में जयराम को जेल भेज दिया गया। ट्रायल हुआ, लेकिन उसे सिर्फ आजीवन कारावास हो पाई, क्योंकि डिफेंस ये साबित करने में सफल रहा कि साहब जो कुछ किया इसने शराब के नशे में किया। सारे बयानों में आया है कि इन लोगों ने शराब पी थी, लेकिन फिर भी उसे आजीवन कारावास दी गई। आज की घटना।
पद्मावती की शराब पीने की आदत ने जगदीश और पद्मावती दोनों की जान ले ली और उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि नीलू की शादी बहुत सालों तक कोई करने को तैयार नहीं हुआ कि साहब इसके साथ बलात्कार हुआ है। ये सोशल टैबू आज भी है। हम कितना भी पढ़ लिख लें, हम कितना भी आगे हो जाएं, इंटरनेट की दुनिया ने चाहे जितना हंगामा खड़ा किया हो, लेकिन इस बात से ग्रामीण परिवेश की महिलाएं, लड़कियां आज भी बचती हैं, जागती सह लेती हैं, कहीं बोलती नहीं मेरी शादी नहीं हो पाएगी। एक शराबी महिला और उसकी एक मासूम निरपराध बेटी, ये इस घटना की जड़ है। जयराम ने बताया कि उसकी नीयत, उसकी निगाह नीलू पर पहले ही पड़ गई थी, इसीलिए उसने एक बार पद्मावती से इसका जिक्र भी किया था। उस दिन अचानक ही जब नीलू और जगदीश आ गए तो उसके दिमाग में यह शैतान घूमने लगा और इसीलिए उस दिन उसने शराब बहुत कम पी और पद्मावती और जगदीश को खूब शराब पिलाई। उनके सोने का इंतजार करता रहा। थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ यही था कि इन दोनों को मार के तब नीलू के साथ दुराचार करेंगे, और यही किया भी। किस्सा कोई परिवार के लोगों से मैं ये कहूंगा कि आज समाज में महिलाएं शराब पीती हैं, पीने लगी हैं, बहुत ढेर सारी, मैं भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, लेकिन ये उनकी पर्सनल चॉइस है। इस पर मैं किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन आप अगर अपने परिवार के साथ अपने घर में शराब पीती हैं, कोई बात नहीं है, कौन रोकेगा आपको। लेकिन घर में गैर लोगों के साथ, खासकर गैर मर्दों के साथ अगर आप शराब पिएंगी और आपके घर में महिलाएं, यंग महिलाएं, बच्चियां मौजूद हैं, तो कभी न कभी आपके साथ धोखा जरूर होगा, जैसा आज की घटना में हुआ। आशा है आप सभी मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।